Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the editorial discussion for 24th of January 2022. First of all, let's understand which all editorial we have to discuss today. Now, first of all, you must understand कि देखिए अगले कुछ दिनों तक ना जो 1 फरवरी को जो हमारा आने वाला है बजट, ठीक है, तो इंडिया का जो बजट आने वाला है उसके पर्सपेक्टिव में बहुत सारे ऑथर्स एंड बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो बजट के ऊपर ही अपने आइडियोल्स लिखेंगे, अपने जो एक्सपर्ट के ओपिनियंस लिखेंगे, ठीक है। तो अगले कुछ दिनों तक हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ आइडियोल्स कहीं ना कहीं कम हो जाए, बिकॉज ज्यादातर जो आइडियोल्स आएंगे वो बजट के ऊपर आएंगे और उसमें से जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के पर्सपेक्टिव में देखिए आज की अगर बात करेंगे, आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हुए हैं। फर्स्ट टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपने सुना होगा, राइट। यही एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को मतलब इसी के पर्सपेक्टिव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल लगाया है, निकाला है, दैट इज कॉल्ड स्टार रेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो हम स्टार रेटिंग सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे एंड सेकंड विल टॉक अबाउट बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी बजट आ रही है ना, उस चीज में देखा गया, देखिए अगर आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो कोविड का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। उस कोविड की प्रॉब्लम इंक्रीज होने के कारण सिर्फ हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बट जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, स्पेशली जो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बच्चे स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जहां पर देखा गया है कि उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है, हर चीज काफी रिड्यूस हो गई है। तो इस चीज को वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए ऑथर का कहना यह है कि एक स्ट्रॉन्ग बजट का इस बार स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में होना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज के लिए हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग बजट इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो ये दो एडिटोरियल में बात करनी है। इसके अलावा देखिए अगर आप ये वाला मेन एडिटोरियल देखेंगे आज का, तो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि हमें बजट को कितना स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर एंटायर एडिटोरियल इज डेटा ड्रिवन, ठीक है, पूरी तरीके से डेटा एंड फैक्चुअल है, इसलिए हमारे उतने काम का नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कहीं ना कहीं एजुकेशन वाले सेक्टर में देख लेंगे, ठीक है। और जो फाइनली जो सेकंड एडिटोरियल था आज का, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट इलेक्शंस, ठीक है, 2022 का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, दोनों में क्या कोरिलेशन हो सकता है, इसलिए ये भी हमारे काम का नहीं है, बिकॉज दिस इज टोटली पॉलिटिकल आर्टिकल, ठीक है। तो आज हम जो जिस दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉक्स अबाउट एनवायरमेंटल कॉस्ट को जो असेसमेंट करना है, और सेकंड विल टॉक अबाउट कि एजुकेशन के लिए कितना बजट यहां पर होना चाहिए, कितना पैसे यहां पर मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द एनवायरमेंटल कॉस्ट और कैसे उसको हिस्ट्री असेसमेंट करने की बात की जा रही है, या फिर इसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने रिसेंटली एक स्टार रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। स्टार रेटिंग सिस्टम का देखिए सीधा सा मतलब समझते हैं। स्टार रेटिंग सिस्टम के अंदर अगर सीधे शब्दों में बोले कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो उनका खुद का जो स्टेट एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री होता है या फिर जो स्टेट का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका एक काम होता है, जब भी कोई न्यू इंडस्ट्री बनती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसका ब्रांच एक्सपेंशन होता है, एक न्यू इंडस्ट्री बनती है, तो उस एरिया में मतलब इंडस्ट्री बनाने से पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट से आकर के एक एनओसी लेना होता है। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है ना। इस एनओसी के अंदर, इस एनओसी को देने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसको पहले चेक करना होता है कि जिस एरिया के अंदर ये इंडस्ट्री बनने वाली है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो इंडस्ट्री बनने के कारण क्या कोई एनवायरमेंटल नुकसान होने वाला है, क्या उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ना, उसका असेसमेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक एरिया के अंदर बनने से उस एरिया के एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको असेस करना, ये उस स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट का मेन काम होता है। अब ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है उसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट लेवल की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी कमिटीज हैं, जिसने एक्चुअली जिसका ये काम है कि उसको एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है, क्लियरेंस प्रोवाइड करना काम है, उसको इस बात पे मार्क्स दिए जाएंगे, उनको इस बात पे पॉइंट्स दिए जाएंगे कि वो कितनी जल्दी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करा सकते हैं या फिर कितनी जल्दी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पास कर सकते हैं। अब आपको ये चीज समझ आ गया कि स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है। स्टार रेटिंग सिस्टम का सीधे शब्दों में मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जब भी कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लेकर आएगा और बोलेगा कि हमें यहां पर इंडस्ट्री बनानी है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी हर चीज को चेक करके जल्दी से जल्दी उनको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और जो स्टेट जितनी जल्दी प्रोवाइड करेगा उसको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द मेन रूल, ठीक है, इसे कहते हैं स्टार रेटिंग सिस्टम। नाउ यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज एफिशिएंसी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि आप जिस भी इंडस्ट्री को यहाँ पर वो देंगे, मतलब जिस भी इंडस्ट्री के जो ऑर्डर्स को पास करेंगे, आप उनको अलाउ करेंगे कि आप वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, उसको आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, वो बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, और थर्ड इज कि आपको अकाउंटेबिलिटी रखने के बाद ही इस चीज को करनी होगी। तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इज कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्टार रेटिंग सिस्टम क्यों लेकर आई है। यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका आप सीधे शब्दों में अगर मतलब समझे कि मान लीजिए कोई न्यू इंडस्ट्री है जो कि सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसका सारे के सारे कंपोनेंट्स को बनाने में, उसका एक फाइनल फिगर बनाने में कितना टाइम लग रहा है और कितनी इजीली वो एक पर्टिकुलर बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर पा रहा है, अपने एक इंडस्ट्री खुद की बिजनेस सेटअप कर पा रही है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इंडिया देखिए ऑल्दो इसमें काफी ज्यादा पीछे था, पहले 140 के आसपास की रैंकिंग हुआ करती थी ग्लोबल लेवल पे, बट वो डिक्रीज होकर मतलब काफी ज्यादा इंप्रूव किया इंडिया ने और अराउंड 100 के आसपास आ चुका
आ चुका है इंडिया, इसी को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो क्लियरेंस है इसको भी फास्ट करने की बात की जा रही है। अब देखिए, अगर हम यही की बात करें यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स जो एक्चुअली इंश्योर करता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंफ्रा डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो इकोलॉजिकल कॉस्ट हो वो मिनिमल हो। मतलब जब भी हम डेवलपमेंट की नीड्स को यहां पर फुलफिल करने जाए तो हम कहीं एनवायरमेंट की कॉस्ट को भूल ना जाए, हम एनवायरमेंटल जो कॉस्ट हो रही है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कहीं ज्यादा ना कर बैठे, इसलिए हमें डेवलपमेंट करने से पहले एक बार एनवायरमेंट को चेक करना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अगर आप देखिए, अगर इस रूल की बात करेंगे, इस रूल के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला कंपोनेंट बोलता है कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, वो सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स, मतलब जो बनने वाले हैं उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, जो आगे फ्यूचर में बनने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर साइज से ऊपर है, ठीक है, और साथ ही साथ उनके पास ऐसा मतलब ऐसा पोटेंशियल है कि दे कैन ऑल्टर द नेचुरल एनवायरमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर साइज से ऊपर है और वो एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। उनको सबसे पहले स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो एक बॉडी होती है स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा अप्रूव कराना होगा। मतलब समझे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो कि काफी बड़े हैं और सेकंड चीज जो कि हमारे नेचुरल एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। अगर आपको परमिशन मिलेगा तभी आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं लगा सकते हो। अब ये जो स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होता है, इसके अंदर स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं और स्टेट से ही चुने हुए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट के फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गया। अब देखिए, ये तो हो गया एक कंसर्न। अब सेकंड जो उसका मैटर है वो ये है कि देखिए, जो प्रोजेक्ट्स इससे भी बड़े होंगे, एक प्रोजेक्ट तो ये होगा कि जो कि मतलब काफी बड़े हैं, सेकंड ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इससे भी बड़े होंगे, दैट आर इवन बिगर, और जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व हो रहा है, स्पेशली दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि कैटेगरी ए के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, वो फॉरेस्ट जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली आता है, उसको अगर आपको मतलब वहां पर अगर आपको उसको हटाकर उस फॉरेस्ट को काट करके वहां पर कोई भी इंडस्ट्री बनाना है, तो वहां पर आपको सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड एक एक्सपर्ट कमेटी से पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गए। शॉर्ट में देखिए, पहला चीज है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि काफी लार्जर है और जो हमारे एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इससे भी ज्यादा बड़े हैं और कैटेगरी ए के फॉरेस्ट को यहां पर काटने वाले हैं, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसको अगर आपको चेंज करना है, उसको अगर आपको काट करके वहां पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो आपको सेंटर के पास अपील करनी होगी और सेंटर जो है वहां पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और उस एक्सपर्ट कमेटी से आपको पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप उस चीज को कर सकते हैं। नाउ देखिए, ये जो दो टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हमने बात की, उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो स्टेट वाले होते हैं। ठीक है, मतलब सेंटर के पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कैटेगरी ए फॉरेस्ट को काटने का मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं रूल को वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज उसमें जाते ही नहीं है। ज्यादातर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सबके सब स्टेट वाले होते हैं। दे मेक फॉर द बल्क ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, छोटे छोटे माइनिंग्स वगैरह होती है, छोटी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होती है, ये सब वो मतलब इंडस्ट्रीज होती है जो कि कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूटिंग होती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, बट दे आर कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू द सेकंड वाला। जो सेकंड वाला, यानी कि अगर कैटेगरी ए की फॉरेस्ट कटेगी तो सोचिए, जो हमारा कार्बन स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। जितना कार्बन हमारे ट्रीज ने स्टोर करके रखा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, तो उसके कारण पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में स्टेट वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो कम पॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, जो हमारा स्टार रेटिंग सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसका मेन एम क्या है, उसने प्रपोज ये किया है, वो रैंक करना चाहता है और इंसेंटिवाइज करना चाहता है डिफरेंट स्टेट्स को, ताकि वो कितनी जल्दी और कितने एफिशिएंटली एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड कर सके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई कि उसे रैंकिंग भी करनी है और इंसेंटिवाइज भी करना है। उसके अंदर टोटल 7 क्राइटेरियाज है और हर एक क्राइटेरिया का एक एक नंबर मिलता है। ठीक है, मतलब जिस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे, हर एक क्राइटेरिया का कोई एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल 7 मार्क्स हो गए। 7 मार्क्स से आपको मतलब वो मिलता है। ठीक है, टोटल 3 जो मेन फैक्टर्स कौन कौन से, जिसका हमने बात किया था, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसके अलावा देखिए, जो 7 फैक्टर्स है उसके अंदर एक फैक्टर, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए ऑथर ने समझाया हुआ है, वो ये है कि अगर आपने एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट असेसमेंट का जो क्लियरेंस प्रोवाइड किया है, अगर आपने 80 दिनों के अंदर दे दिया तो आपको पूरे 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 80 डेज के अंदर यानी कि लेस देन 3 मंथ्स आपने दे दिया तो आपको 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने 105 डेज लगा लिया, फिर उससे ज्यादा मार्क्स लगाया, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि इस तरीके से यहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर सेटअप किया जाएगा और उस तरीके से काम करेगा। अब देखिए, टोटल 7 मार्क्स है, जिसको 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा, दे वुड बी कंसीडर्ड एज 5 स्टार। उन्हें 5 स्टार स्टेट्स का एक टाइप का रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाएगा। हाउएवर, अगर आप ध्यान से इस चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली अगर इसको चेक करने की कोशिश करें, इसका बिगर पिक्चर देखें, तो सोचिए इसका एक फॉल आउट बहुत गंदा हो सकता है। मतलब इसका बहुत बुरा वाला सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि सोचिए, हर एक स्टेट यहां पर अगर 5 स्टार लेने के चक्कर में, हर एक स्टेट से यहां पर 7 मार्क्स लेने के चक्कर में, अगर उसने जल्दी से जल्दी
हर चीज को फटाफट उसने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने थॉरोली कुछ चीज चेक करना बंद कर दिया। तो सोचिए, एनवायरमेंट का मेन काम है, जो एनवायरमेंटल कमिटीज होती है उसका मेन काम होता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट कितना हो रहा है उसको असेस करना, राइट। अगर वो चीज उन्होंने असेस करना बंद कर दिया, मतलब प्रॉपरली असेस नहीं किया और डायरेक्टली उन्होंने क्लियरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उन्हें 5 स्टार चाहिए, तो तब तो प्रॉब्लम वो हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी ना, राइट। दिस इज द मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट्स कहीं ऐसा ही ना हो यहाँ पर कि हिस्ट्री डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दे, बहुत ही फास्ट डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दे। इसके कारण क्या होगा, एनवायरमेंट को जिस नुकसान से हम बचाने की बात कर रहे हैं, उल्टा नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के सामने ये पर्टिकुलर कंसर्न गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बोलती है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हर चीजों को हिस्टन किया जाए, हर चीजों को फास्ट किया जाए, बट जिस पेस से, जिस स्पीड से डिसीजन मेकिंग किया जाता है, उस पर्टिकुलर पेस को फास्ट करना है हमें, उस पर्टिकुलर स्पीड को फास्ट करना है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बोला है। रादर देन जो देखिए, अगर एक पर्टिकुलर फाइल्स आती है उसमें जो मल्टीपल मिस्टेक्स होती है, तो बार बार उसको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास भेजा जाता है। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट का कहना यह है कि आप एक फाइल को जो बार बार भेजते हो, उससे ज्यादा बेटर क्या है, आप सारी क्वेरीज को एक बार में सॉल्व करो और सारे ऑब्जेक्शंस को एक बार में फाइल करो और उसके बाद आप वन गो में उसको सेंड करो, ताकि वो एक बार में अपने सारी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके पास दे दे और आप उस चीज को या तो हाँ करो या फिर ना करो, राइट। अब देखिए, और एक तरफ हम जानते हैं कि अगर फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा तो उससे सबका फायदा होगा, राइट। जैसे स्टेट कमिटीज है, मतलब ऑब्वियसली स्टेट का ही फायदा होगा, सबका फायदा होगा, बट द पॉइंट इज कि फास्ट डिसीजन मेकिंग बेनिफिट्स के लिए आपको याद होगा हमने दो चीजें बात की थी, दो चीजें यहां पर होनी चाहिए। पहली बात तो स्टेट के ऑफिशियल्स होने चाहिए और सेकंड इज एक्सपर्ट्स होने चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि जो स्टेट की कमिटीज है उसके अंदर एक्सपर्ट्स ही नहीं है, बहुत ही कम एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ही कम ऐसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि एक्चुअली इस चीज का प्रॉपर्ली इस चीज के अंदर आके पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इस चीज के अंदर खुद को इनरोल कराते हैं। इससे कारण क्या होता है, एंटायर डिसीजन मेकिंग जो होता है वो स्टेट के ऑफिशियल्स के ऊपर, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आ जाता है। एंड जैसा आपको ध्यान होगा, ब्यूरोक्रेट्स आर जनरलिस्ट इन नेचर, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। इफ दे आर नॉट स्पेशलिस्ट, दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंट एज जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास होता। इससे कारण क्या होता है, प्रॉब्लम यहां पर इंक्रीज हो जाती है और एक प्रॉपर टाइम से डिसीजन नहीं लिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट यानी कि एक ब्यूरोक्रेट को इन चीजों को समझने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, वो हर चीज को प्रॉपर्ली असेस करता है, उसमें टाइम लगता है, बट वहां पर कोई एक्सपर्ट के ना होने के कारण यहां पर डिसीजन फास्ट नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर। अगर आप इंडस्ट्रीज की जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी स्टेट्स हैं दोनों को देखेंगे तो स्टेट्स का भी यहां पर फायदा होगा। मतलब अगर तो सोचिए, सारे डिसीजंस अगर बहुत ही फास्ट होने स्टार्ट हो गए तो स्टेट्स का फायदा कैसे होगा, बिकॉज उनको 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। और इंडस्ट्रीज का फायदा कैसे होगा, बिकॉज उनको जल्दी से जल्दी अपने एनवायरमेंट, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वो मिल जाएगा, राइट। उनको वो मिल जाएगा। अब देखिए, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को अगर ये परमिशन मिल गया और स्टेट्स को अगर फायदा हो गया, दोनों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट को कंसर्न होना स्टार्ट हो जाए। आपको याद होगा हमने इसके बारे में पहले ही बात की हुई है कि डेवलपमेंट के नीड्स के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट के नीड्स को लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर ये चीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होता है तो। बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स को खुद विजिट्स जाना होता है, साइट पे जाना होता है, वहां पर जाने के बाद उनको समझ आता है कि एक्जैक्टली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक्सपर्ट्स के ना होने के कारण यहाँ पर इन चीजों को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। अगर आप इन सब चीजों का रिस्क, इन सब के बेनिफिट्स को अगर प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट है दैट इज वेरी मच हार्ड, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल एरिया को और प्रॉपर्ली इंपैक्ट, मतलब उसका इंपैक्ट क्या होगा उसको असेस करना, दैट इज अंडरस्टैंडिंगली वेरी हार्ड। ये इजी जॉब नहीं है। तो हमारा वे मतलब आगे हमें और क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए दैट इट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू इंक्रीज ट्रस्ट इन द सिस्टम। पहली बात तो सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट को पहली बात तो अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर अपॉइंट करना होगा जो कि ये सारे अप्रेजल्स विदाउट फियर या फिर विदाउट फेवर कर सके और अपने सारे डिसीजन को प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट के अंदर फाइनलाइज करके दे सके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो ऑथर है उनका ये बोलना है कि एक एम्प्टी रैंकिंग जो है इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकती है। मतलब अगर आप हर एक स्टेट को यहां पर इस चीज को अगर आप रैंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको खुद यहां पर बाहर निकलना होगा। जो भी लूप होल्स, जैसे एक्सपर्ट कमिटीज नहीं है, एक्सपर्ट को यहां पर अपॉइंट करना होगा और जितने भी ऐसे एरियाज है जहां पर गलत तरीके से क्लियरेंस प्रोवाइड किए गए उन एरियाज को यहां पर बचाना होगा, राइट। जितने भी यहां पर हिमालयन स्टेट्स है या फिर जो भी ऐसे स्टेट्स है जो कि फ्रेजाइल कंडीशन में है, उस एरिया में डेवलपमेंट को पूरी तरीके से रोकना होगा, राइट। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको करना होगा रादर देन जस्ट आप सिर्फ एक रैंकिंग दे दे। एक आप स्टार सिस्टम यहां पर लॉन्च कर दे, स्टार एक टाइप का रैंकिंग स्टार्ट कर दे और स्टेट्स यहां पर स्टार रैंकिंग के लिए आपस में फाइट करते हैं। दिस इज नॉट द वे आउट, ठीक है। ये ऐसा ऑथर का कहना है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। देखिए, एजुकेशन का इमरजेंसी आप जैसे जानते हैं कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। कोविड के टाइम में पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स बंद है और अगर खुले भी है तो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं खुल रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं दे आर एट देयर होम्स। अब अगर आप होम्स की बात करेंगे, होम्स के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन आया, राइट। अगर ऑनलाइन एजुकेशन आया तो यू नो कि जो रिच लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि कंपैरेटिवली रिचर हैं, वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट द पीपल हु आर पुअर हु यू नो डोंट हैव दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर इंक्रीज हो गई है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 फरवरी को जो हमारा बजट आने वाला है, उस चीज के मतलब उस बजट में हम इस एजुकेशन के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें।
इस चीज को समझते हैं। देखिए जो हमारा करंट बजट का सेशन है उसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और कितना पैसा हमारा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अलोकेट करने वाली है एजुकेशन को। और सबसे बड़ी चीज, जितना पैसा अलोकेट होगा वो किस पर्पस के लिए अलोकेट होने वाला है, और ये दोनों चीजें यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन रहने वाली है 1 फरवरी तक। ठीक है, अगर आप पैंडेमिक के पहले भी बात करेंगे, पैंडेमिक के पहले भी हमारी पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आप ज्यादातर आप स्टेट्स देखेंगे तो हमारी स्टेट जो है बहुत ही कम यहाँ पर इन्वेस्ट करती थी पैसों के अंदर। अगर आप हमारे मेजर स्टेट जो है मुंबई, दिल्ली, इन सब मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, इन सब का अगर आप देखेंगे तो हमारा सब मिला करके जो हमारा स्टेट इनकम होता है एजुकेशन के ऊपर, वी स्पेंड ओनली 2.5% से लेकर 3.1% तक। दैट्स ऑल वी स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, मतलब हमारे पूरे जीडीपी का, अगर हमारे पूरे जीडीपी में 100 रुपीज है, इसमें सिर्फ 2 से 3 रुपए हम खर्च करते हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर, बाकी सारा पैसा हम डिफरेंट चीजों पे खर्च करते हैं। अगर आप बाकी लोअर जो इनकम कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो अभी कंपैरेटिवली 4.3% मतलब अपने जीडीपी का पैसा जो है इस चीज के ऊपर लगा रही है। तो आप समझ रहे हैं जीडीपी के ऊपर वो हमसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, दे आर द लोअर मतलब ग्रोइंग इकोनॉमीज, मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट वी आर बिहाइंड पब्लिक स्पेंडिंग इन एजुकेशन, इवन बिहाइंड दोज कंट्रीज। अगर आप डेटा देखेंगे पिछले 10 सालों का, 2010 से लेकर 2018-19 तक का, तो आप देखेंगे कि वो हम मतलब जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा स्पेंड किया है एजुकेशन के ऊपर। स्पेशली अगर आप लोअर इनकम कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है फ्रॉम 3.2% से लेकर 3.5% तक। बट अगर आप इंडिया का देखेंगे, इंडिया का अभी कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, इंडिया का जितना था पहले उतना ही है अभी तक। अभी हम उसको थोड़ी देर में डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कोविड के कारण हमारी कंट्री के अंदर एक एजुकेशन इमरजेंसी रखी है, एंड ये एक परफेक्ट टाइम है, एक ऐसा टाइम है जब अभी हमें अपने पब्लिक स्पेंडिंग और एजुकेशन को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, उसे रिवैम्प करना चाहिए। देखिए अगर आप पिछले साल की बात करेंगे, 2021-22 की बात करेंगे, जो हमारा पिछला बजट आया था उसमें भी देखिए प्रॉब्लम तो यही थी। उस टाइम भी हम एक टाइम की मतलब एक कोविड के क्राइसिस के बीच में थे, राइट। उस टाइम भी हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा वो हुआ था, इफेक्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम भी हमने यहाँ पर ये चीज वो किया था, मतलब इंश्योर किया था, इस चीज को एक्चुअली होप किया था कि हमारा बजट जो है वो एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा इस बार। बट द ट्रेंड वॉज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जितना पैसा मिलता था वो भी काट लिया गया था, मतलब दैट मनी वॉज ऑल्सो स्लैश, वो पैसे और कम कर लिए। आपने देखा कि ओवरऑल बजट जो था पिछले साल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है, बट इसके बावजूद, बजट इंक्रीज होने के बावजूद एजुकेशन के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा था उस पैसे को यहां पर कम कर दिया गया था, उस पैसे को यहां पर छीन लिया गया था। अगर आप मेजर स्टेट्स देखेंगे, दिल्ली हो गया और जो बाकी 8 मेजर जो एरियाज है, जो स्टेट्स है, उन सब ने अपने पैसे कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिए थे अपने अपने बजट के अंदर, स्पेशली एजुकेशन मतलब को सेक्टर में लेकर। मतलब जितना पैसा वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करते थे पहले, उससे भी उन्होंने रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। देखिए कोविड के टाइम में हमें अपने पैसे को इंक्रीज करने की जरूरत है, हमें अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। हमें बच्चों को वापस स्कूल के अंदर लेके आना है, हमें बच्चों को वापस क्लासरूम्स के अंदर बैठाना है। बट हमें प्रॉब्लम यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पर हमें जो पैसा इंक्रीज करना चाहिए, पैसा उल्टा डिक्रीज होता जा रहा है। अगर आप 7 स्टेट्स की बात करेंगे, देखिए ये तो हो गए 8 स्टेट्स, मतलब 8 स्टेट्स ये प्लस 1 हो गया दिल्ली, 9 स्टेट्स तो यहाँ गए। इसके अलावा 7 स्टेट्स को अगर बाकी देखेंगे तो उन्होंने अपने बजट को इंक्रीज किया था एजुकेशन सेक्टर में, बट जस्ट बाय 2% से लेकर 5% के बीच में। That's all. एंड सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने एक्चुअली अपने बजट को 5% से ज्यादा इंक्रीज किया था। बट अगेन इन्होंने इंक्रीज तो कर दिया था अपने उसके अंदर, बट कितना एक्सपेंडिचर उन्होंने एक्चुअली अपने बजट के एलोकेशन के थ्रू किया था वो अभी तक हमें पता ही नहीं चला है। ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर का जो बजट है वो उसका डेटा प्रॉपर्ली यहां पर अवेलेबल नहीं है। देखिए अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे अगर आप, तो अभी हमें एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। स्पेशली अगर आप पिछले लास्ट 2-3 साल देखेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज के इन्फ्यूजन की बात करेंगे, मतलब पैसे जो इन्फ्यूज करने हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ एक तरफ तो हमें यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ स्ट्रेंथ एंड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द पुअर एंड जितने भी डिसएडवांटेज बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे जो कि इन सब जो हाई एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सारे बच्चे जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन के ऊपर है, या फिर वो सारे बच्चे जो कि कोविड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट हुए हैं, उन सारे बच्चों को आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर के अंदर फिर से बजट को इंक्रीज करके डायरेक्टली उन लोगों को बजट के अंदर लेकर आना होगा, डायरेक्टली उनको पब्लिक पॉलिसीज के अंदर लेकर आना होगा। अगर आप पिछले 2 साल के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 260 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो प्री स्कूल में थे या फिर स्कूल में थे, और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, और उनका जो पिछले 2 साल का जो मतलब स्कूलिंग था वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठीक है, जब से कोविड का जो ये मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 से लेकर के अब ऑलमोस्ट 20 महीने हो चुके हैं, स्कूल बंद है, रेगुलर इंटरवल पे स्कूल नहीं खुल रहे हैं। स्पेशली देखिए गवर्नमेंट स्कूल तो पूरी तरीके से यहाँ पर वो हो चुके हैं, क्लोजर हो चुके हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में वो मतलब उन्होंने ओपन किया था खुद को, फिर से बंद किया, ओपन किया, बंद किया। बट द पॉइंट बीइंग गवर्नमेंट स्कूल तो यहाँ पर पिछले 20 महीने से पूरी तरीके से बंद है, बच्चे एक दिन के लिए भी स्कूल नहीं गए हैं। इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ? अगर आप छोटे बच्चों का देखेंगे, जो ऐसे बच्चे जो कि प्री स्कूल लेवल पे थे, ऐसे बच्चे जो स्कूल लेवल पे थे, स्पेशली अगर आप पुअर बच्चों की तरफ जाइए,
ओके आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट सुना होगा दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, राइट? पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एक्चुअली। तो अगर पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, तो जो एक नॉर्मल फैमिली है, जो एक ऐसी फैमिली है जिसके जहां पर पेरेंट्स जो है एजुकेटेड है, मान लीजिए वहां पर स्कूल बंद है, तो कम से कम वो अपने बच्चों को घरों के अंदर मतलब एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि जो पुअर्स लोग हैं, जहां पर जो फैमिलीज है वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, आपको क्या लगता है कि वहां पर जो बच्चे होंगे क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही होगी? बिल्कुल नहीं मिल रही होगी। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, जहां पर दीज पीपल जो पुअर बच्चे हैं ना, वहां पर दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स। जो छोटा मोटा जो थोड़ा मोड़ा उनको पढ़ना आता भी था, वो भी कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में लॉस हो गए हैं। और जो थोड़े मोरे मैथ्स के सॉल्व उनको आते थे, मतलब मैथ्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने उन्हें आते थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे हो चुका है। उनके न्यूमरेसी स्किल्स बहुत ज्यादा नीचे हो गई है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये हुई है कि दे हैव लॉस्ट द हैबिट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? उनको बैठा करके पढ़ाने का जो हैबिट था पिछले 2 साल पहले, वो हैबिट अब पूरी तरीके जा चुका है। बिकॉज पिछले 2 साल से हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअली स्कूल तो बहुत दूर की बात है, जिन्होंने हो सकता है कि बुक्स की तरफ भी ना देखा हो। दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव डेंजर जो कि एक्चुअली हम इन बच्चों को डाल रहे हैं। बिकॉज अगर हमें पॉवर्टी के इस विशियस साइकिल से निकलना है ना, तो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज कि गेट देम एजुकेटेड। अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली उसको लाइवलीहुड मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो गरीबी से बाहर आ जाएगा वो। बट अगर उसे एजुकेशन नहीं मिलेगा तो ये सारा का सारा साइकिल जो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और ये बच्चा गरीबी के अंदर ही रह जाएगा। इसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी गरीबी के अंदर रह जाएगी। एंड अगर उसको भी एजुकेशन नहीं मिला तो फिर ये दिस पर्टिकुलर साइकिल विल मतलब ये एक न्यू टाइप का साइकिल यहां पर ग्रो हो जाएगा, राइट? इस चीज को हमें यहां पे रुकना है। बहुत सारे यहां पे मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे थे जो कि एजुकेशन से पूरी तरीके से डिसएंगेज हो गए हैं, और उसका मेन रीजन ये था कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्टेक्ट विद टीचर्स। देखिए जो रिच बच्चे थे, स्पेशली रिच यानी रिच फैमिलीज के या फिर कंपैरेटिवली रिच फैमिलीज के, और वो सारे बच्चे जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड से उन्होंने टीचर से कॉन्टेक्ट में थे। इसके कारण वो कहीं ना कहीं अपनी एटलीस्ट मतलब कंपैरेटिवली वो एजुकेशन को ज्यादा बेटर एक्सेस कर पा रहे थे एज कंपेयर टू अ पुअर बच्चा जो कि टीचर से पूरी तरीके से मतलब हट चुका था, कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से जा चुका था। इसके कारण क्या हुआ? प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो गई यहां पर। अब अक्टूबर 2021 के अंदर आपको ध्यान होगा जब हमारा डेल्टा वेरिएंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर हमने स्कूल्स को फिर से खोलने की बात की थी। बट वो स्कूल्स भी हाफ शेड्यूल के लिए खुल रहे थे, मतलब पूरे स्कूल्स नहीं खुल रहे थे। और यहां पर तो कुछ स्टेट्स ने अपने प्राइमरी स्कूल को पूरी तरीके से बंद किया हुआ था, उन्होंने एक बार भी नहीं खोला था। और फिर उसके बाद क्या होता है, नवंबर के अंदर ओमिक्रॉन वेव आता है, और ओमिक्रॉन के कारण क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं फिर से जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे, जितने भी बच्चे थे क्लास 1 से लेकर मतलब 5 तक के बच्चे जितने भी थे, उन सबको फिर से बंद किया गया। उन सारे स्कूल्स को फिर से बंद कर दिया गया, स्पेशली इन अर्ली जनवरी 2022 फिर से बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? बाकी अगर आप जो कंट्रीज थे उनको देखेंगे, यूके यूएसए, उन्होंने अपने स्कूल को बंद नहीं किया, एटलीस्ट बिकॉज वो जानते हैं कि एजुकेशन के लेकर कितने ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, एजुकेशन को हमने बहुत ज्यादा लूज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने इस चीज को बंद कर दिया। ऑब्वियसली देखिए कहीं ना कहीं हेल्थ परस्पेक्टिव से चीज सही था, बट हमारे एजुकेशन के परस्पेक्टिव से वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब यहाँ पे ऑथर कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, दैट इज वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट अलोन। हम सिर्फ पैसा खर्च करके यहाँ पर इन चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस चीज पे खर्च हो रहा है एंड कितने इफेक्टिवली खर्च हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ चीज के ऊपर क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि एग्जैक्टली एडिशनल सोर्सेस कहां चाहिए। देखिए जिस पर्टिकुलर फील्ड्स में हम पैसा प्री पैंडेमिक लेवल में देते थे, सेम जगहों पर हमें फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं है, सेम जगहों पर हमें पैसा देने का कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें तो कुछ न्यू यहां पर एरियाज आए हैं जहां पर एक्चुअली हमें पैसा खर्च करने की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। कौन कौन सेक्टर है? सबसे पहली बात तो देयर नीड्स टू बी बैक टू स्कूल कैंपेन्स। वो सारे गरीब बच्चे, वो सारे पुअर बच्चे जो कि पुअर फैमिली से आते हैं और जिनका स्कूल छूट गया, उनको फिर से बैक टू स्कूल कैंपेन्स यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आपको फंडिंग देनी होगी। सेकंड, उनके लिए एक री इनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट कराना होगा, फिर से उनको स्कूल में एनरोल कराओ। वो सारे गर्ल चाइल्ड्स जिनका स्कूलिंग छूट चुका है, वो सारे बॉयज, वो सारे बच्चे वो सारे बच्चे जिनका 2 साल से पूरी तरीके से एजुकेशन से लिंक टूट गया है, उन सबको फिर से आपको स्कूल में लेके जाना है। थर्ड चीज कि जो उनका मिड डे मील मिलता था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव टू गो टू स्कूल। फिर से उस न्यूट्रिशन प्रोग्राम को आप स्टार्ट करो, फिर से मतलब उस चीज को स्टार्ट करो ताकि आप माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उस चीज को सॉल्व कर सको। नाउ यहाँ पे छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या है, मिड डे मील स्कीम जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसका नया नाम क्या है? पीएम पोषण अभियान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पीएम पोषण अभियान इज द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो ये चीज जो यहाँ पर बंद हो गई थी, इस चीज को यहाँ पर फिर से आपको स्टार्ट करना है ताकि माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के अंदर ना आए। फोर्थ इज कि जितना भी करिकुलम है, जितना भी सिलेबस वाला पार्ट है, उन चीज को रीऑर्गेनाइज करो और इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करो ताकि बच्चों को आप न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करो। लैंग्वेज इन द सेंस हिंदी, इंग्लिश, जो भी उनके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनको समझने की कोशिश करो, और मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मतलब उनकी हेल्प करो। नेक्स्ट इज उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करना होगा। पिछले 2 साल से वो बिल्कुल सोशल लाइफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं साइड हो गए हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से वो लोग डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, टीचर से मिल नहीं पा रहे हैं, उस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करने की जरूरत है। फिर से उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ देने की जरूरत है।
ठीक है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल लर्निंग मटेरियल्स आपको यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना होगा। पिछले 2 साल में जो भी उनका लर्निंग लॉस हुआ है उस चीज के बदले में, उस चीज के लिए आपको कुछ चीजें उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होगी। उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज करना होगा, टीचर की ट्रेनिंग के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। आपको और ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने होंगे जो टीचर की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। इसके अलावा एडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स आपको स्टार्ट करने होंगे जिसके अंदर आपको जितने भी वेकेशन होते हैं या फिर वीकेंड्स होते हैं उसके अंदर भी आपको यूटिलाइज करके बच्चों को वहां पर मतलब एजुकेट करना होगा। वहां पर बच्चों को आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको एजुकेशन देने होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा आपको और ज्यादा टीचर्स चाहिए होंगे, एडिशनल टीचर्स स्पेशली विलेज के एरिया में चाहिए, ऐसे टीचिंग एड्स चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए यहाँ पर। उन सबकी हेल्प से ही आगे जाकर ये पर्टिकुलर चीज जो है धीरे धीरे और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। एंड एट द एंड आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे आपको इन सारे डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करनी है कि अभी भी कहां कहां पे लूप होल्स हैं, फिर उस लूप होल्स को यहां पर आपको पूरी तरीके से फिल करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। अब देखिए इसके अलावा ऑथर का बोलना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को भी काफी ज्यादा इन्होंने एजुकेशन में यूज किया है, जहां पर उन्होंने मोबाइल को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को उनको यूज किया है। द क्वेश्चन इज कि अभी ये परफेक्ट राइट है, मतलब अभी ये परफेक्ट टाइम है जहां पे आपको क्वेश्चन पूछना है कि जितना पब्लिक रिसोर्सेज, जितना गवर्नमेंट का पैसा आपने इन सब चीजों पर खर्च किया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया है, वो कितना इफेक्टिव था, कितने इफेक्टिवली आप चीजों को वहां पर ऑन ट्रैक ला पाए हैं। बिकॉज यहां पर देखा जा रहा है कि लेस देन 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को या फिर ऑनलाइन वीडियोस को जो एक्सेस कर पा रहे थे। तो कितने इफेक्टिवली आप इस चीज को काम कर पाए, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कि हाउ डज एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी कंपेयर विद द अमाउंट स्पेंट ऑन टीचर ट्रेनिंग। देखिए एक तरफ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि देखिए वो सारे के सारे टीचर्स जो एक्चुअली ऑनलाइन फील्ड में पढ़ा रहे हैं उनको भी यहां पर कहीं ना कहीं टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत है। वो सारे टीचर्स जो अभी तक पूरी तरीके से ब्लैक बोर्ड्स पे एंड ऑफलाइन क्लासरूम्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको बहुत लोगों को ऐसे हैं जो ऑनलाइन मेथड नहीं आता है, उन चीजों को भी ऊपर आपको ट्रेन करने की जरूरत है। अभी अगर आप देखेंगे टोटल जितना टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च हुआ है उसका सिर्फ 0.15% ही ऐसा पैसा था जो कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया गया है। बाकी सारा पैसा सिर्फ आप टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ढूंढ रहे हो, टेक्नोलॉजिकल आप वो चीजें ढूंढ रहे हो। बट द पॉइंट इज बच्चों को जो पढ़ाएगा ऑनलाइन उनके ऊपर भी तो आपको खर्च करना है ना, उन टीचर्स के ऊपर भी तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत है, राइट। अब देखिए ऑथर का बोलना यह है कि टीचर्स जो है दे आर द सेंट्रल ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने वाली है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स है टीचर्स। अब अगर हम टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ही खर्च नहीं करेंगे तो एक्जैक्टली हम फिर अपने जो ऑनलाइन मेथड ऑफ स्कूलिंग है उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी डिजास्टर की बात करेंगे, जो इस पर्टिकुलर कोविड पैंडेमिक ने किया है, कुड बी द अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अंडर फंडिंग का जो हमारा इशू चल रहा है, जहां पर हम प्रॉपर फंडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, उस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप यूनेस्को का 2030 फ्रेमवर्क पर देखेंगे, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली अपना 2030 फ्रेमवर्क दिया है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि कोविड के कारण जितना लर्निंग लॉस हुआ है उस चीज को आपको फिर से रिकूपरेट करने के लिए, फिर से रिवाइव कराने के लिए आपको अपने जीडीपी का अराउंड 4% से 6% पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और टोटल जितना पैसा आप यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा जो टोटल खर्च कर रही है उसका 15 से 20% पैसा आपको एजुकेशन के सेक्टर में खर्च करने की जरूरत है, ऐसा यूनेस्को का बोलना है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की स्टडी की बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया जो है अराउंड 14% अपना जो बजट है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही थी पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर आप वियतनाम और इंडोनेशिया इनका देखेंगे तो दे आर स्पेंडिंग 18%, 20% इस पर्टिकुलर रेंज में, जबकि इंडिया का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का इन सबका जीडीपी जो है कहीं ना कहीं सेम लेवल पे है। तो सोचिए इंडिया का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का जीडीपी मतलब सेम लेवल पे है, बट आपको ये चीज तो पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके कारण 19 से नीचे जो हमारे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो ज्यादा है। तो टेक्निकली तो हमें ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए ना, मतलब इस पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, बट हमसे ज्यादा पैसे यहाँ पर वियतनाम खर्च कर रहा है, हमसे ज्यादा पैसे यहाँ पर इंडोनेशिया खर्च कर रहा है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, जहां पर हम अपनी प्रॉपर फंडिंग हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि इंडिया जो जितना भी पैसा खर्च कर रहा है पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, जितना पैसा खर्च कर रहा है वो यूनेस्को के जो इंडिकेटिव बेंचमार्क्स है उसके हिसाब से कैसे है, मतलब उसको अगर हम कंपेयर करें तो कैसा होता है। तो यहाँ पर यूनेस्को की जो डिफरेंट चीजें उससे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग कि इंडिया का जितना भी पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो पब्लिक पैसा खर्च किया जाता है, यानी गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है उसका कितना डेटा है, मतलब कितना एग्जैक्टली पैसा खर्च करती है, वो बहुत ही ओपेक है। मतलब हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है, हमारे पास प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करने को डेटा ही नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पैसा हम खर्च करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड डेटा देखेंगे तो 2018-19 का जो डेटा है जो अवेलेबल है, जो कि शो करता है कि हम टोटल अपने जीडीपी का 2.8% पैसा खर्च करते हैं। और ये चीज इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 2021 के अंदर मतलब बोली गई थी कि 2.8%। लेकिन अगर आप देखेंगे 2014 और 15 का जो उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर भी डेटा 2.8% ही था। समझ रहे हैं आप, 2014-15 के अंदर भी हम अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर सिर्फ 2.8% पैसा खर्च करते थे, और अभी 2018-19 के अंदर में अपने जो पैसा टोटल खर्च करते हैं दैट इज ओनली 2.8%। अगर आप और चीजें देखेंगे तो डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये शो करता है, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये शो करता है। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि सिर्फ 2.8% जो टोटल जीडीपी का परसेंटेज उतना हम खर्च करते हैं, बट यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि जीडीपी का हम 4.3% पैसा खर्च करते हैं।
और 2011-12 में हम अराउंड 3.8% मतलब पैसा खर्च करते थे, और अभी हम 4.3% पैसा हमने खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा है और दोनों के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर जो ये वाला जब डेटा आता है 2.8% वाला, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा यहाँ पर चेक करता है। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डेटा निकालता है तो यहाँ पर वो सिर्फ अपना नहीं निकालता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने जितना पैसा खर्च किया है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने जितना पैसा खर्च किया है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए पैसा दिया है, स्कॉलरशिप्स हुए, आंगनवाड़ीज, इन सब चीजों को इन्वेस्ट करके, इन सब चीजों को इंक्लूड करके तब जाके जो फाइनल डेटा बनता है ना, दैट इज एक्चुअली 4.3% की तब जाके बनता है। ठीक है, एक्चुअल हमारा फिगर एक्चुअली 2.8% ही है, पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब देखेंगे 43 मिनिस्ट्रीज, 43 डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद एक डेटा जो है 4.3% तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सिंपल शब्दों में, हम यहां पर उतना पैसा स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जितना एक्चुअली हमें करना चाहिए, जितना पैसा हमने यहां पर एम किया हुआ है। अगर आप एजुकेशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, देखिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पैसा कहां पे खर्च होना चाहिए? कौन से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए? दैट शुड बी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राइट? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए। बट यहां पर देखा गया है कि जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है बाय अदर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। दैट इज राइजिंग फास्टर एज कंपेयर टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उससे ज्यादा पैसा तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खर्च कर रही है, उससे ज्यादा पैसा तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस खर्च कर रही है, इससे ज्यादा पैसा एजुकेशन सेक्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स खर्च कर रही है। एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इसी कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि पब्लिक के अंदर जो पैसा है, फंडिंग है, वो आ ही नहीं रही है। ठीक है, ये एक्चुअली शो करता है कि टोटल जितना पैसा खर्च हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो है साइंस टेक में जा रहा है, सोशल जस्टिस में जा रहा है, ट्राइबल अफेयर्स में जा रहा है, बट जो मेन एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ऑथर का बोलना यह है कि जो भी डेटा है यहां पर रेडिली अवेलेबल नहीं है। ये डेटा भी अगर हमें मिल रहा है ना, तो ये भी पूरी तरीके से रफ एस्टिमेट्स है। यहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, वो बोला गया कि 1.8% जीडीपी का, लेकिन दैट इज ऑल्सो रफ एस्टिमेट। ये भी 100% गारंटी के साथ नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है दैट अदर देन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितने बाकी जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो गया, इन सब ये सब जो है अपने डेटा को प्रॉपर्ली मतलब चेक करके नहीं रखते हैं। डेटा को प्रॉपर्ली लोग मतलब नोट करके नहीं रखते हैं। उसके कारण होता है ये आर्बिट्रेरली असाइन किया जाता है। मतलब यहां पर सिंपली जिसके पास जितना पैसा बचता है वो एजुकेशन के अंदर दे दिया जाता है। मतलब ऐसा होता है वो लोग गिनते भी नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर तो ऐसा हो गया कि स्टेट्स को पता ही नहीं कि हमने एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। फिर क्या होता है कि सेंटर ने जितना पैसा खर्च किया है उसी चीज को मतलब सेम शो कर दिया जाता है कि ठीक है स्टेट ने भी इतना ही पैसा खर्च किया होगा। ठीक है, देख रहे हैं हर चीज यहाँ पर रफ एस्टिमेट है। मतलब हमारा यहाँ पर बजट आ रहा है, लेकिन हमें ये 100% नहीं कि एग्जैक्टली हम कितना पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर। हमें ये पता है कि एजुकेशन का पैसा लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि एजुकेशन के ऊपर हम कितना पैसा खर्च करते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आप एस्टिमेशन की बात करेंगे एग्जैक्टली हम एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो तो और ज्यादा क्रूड है, वो और ज्यादा खराब है, बिकॉज इनके पास तो अपना प्रॉपर एक टाइप का सेपरेट एक्सपेंडिचर भी नहीं है। ये लोग तो क्या करते हैं बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल जितना पैसा खर्च कर रही है उतना ही पैसा ये लोग भी यानी कि स्टेट लेवल के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो उनको दे देती है सिंपली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अब मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने टोटल 100 रुपए खर्च किए एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर एजुकेशन के ऊपर। अब जो स्टेट मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है ना, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जो है अब वो कितना पैसा खर्च कर रही है ये लोग अपना अलग से मतलब प्रॉपर्ली नोट डाउन भी नहीं करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये मानते हैं कि अगर सेंट्रल लेवल की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक थी उसने अगर 100 रुपए खर्च किए तो हमने भी 100 ही रुपए खर्च किए होंगे, और इस तरीके से एक रफ एस्टिमेट बन जाता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो फिगर भी है ना, उस फिगर पर भी हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिगर भी वहां पर पूरी तरीके से अनबायस नहीं है, और वो कहीं ना कहीं रफ एस्टिमेट्स है। अब देखिए ऑथर का बोलना यह है कि हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जो कि डेटा डेल्यूज एरिया है। इसका मतलब क्या है, हम डेटा के बेसिस पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है ये चीज हमें अभी तक पता नहीं चली है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली कितना एडिशनल फंडिंग हमें इस साल और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन के ऊपर। इस चीज को हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना होगा। जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जितने पैसा हम फंडिंग हम दे रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक मेजर के ऊपर खर्च हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, हमें इस चीज को भी प्रॉपर्ली ध्यान रखना होगा। और तभी हम यहाँ पर जो हमारा बजट है उस चीज को हम प्रॉपर्ली सक्सेसफुल बना पाएंगे। देखिए तो इस पर्टिकुलर आई होप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को आप यहाँ प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। आप यहाँ से इस ट्यूटोरियल से आपको एक चीज यहाँ पर लेके जाना है कि जब अभी 1 फरवरी को जो हमारा बजट आएगा, जो यूनियन बजट आएगा, उस दिन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पैसे यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, जब आप बजट को सुनेंगे या फिर जब आप बजट को देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, किसी भी थ्रू पढ़ेंगे, आपको वहां पर एक चीज को नोट करना है कि एग्जैक्टली एजुकेशन सेक्टर के
ऊपर हमने पिछले कुछ सालों में कितना डेटा शो किया है, मतलब एक्चुअली देखिए जो हमारा बजट का एस्टिमेट्स होने वाले वो एक्चुअली शो करने वाला है कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर हमने पिछले साल कितना पैसा खर्च किया था। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पिछले कितना पैसा खर्च किया गया था, और सेकंड चीज आपको जिसके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इस न्यू साल के अंदर यानी कि 21-22 का जो एस्टिमेट यानी कि 22-23 का जो एस्टिमेट आने वाला है उस पर्टिकुलर साल में हम एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ, आप इसको ये समझ सकते हैं ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसको आपको प्रॉपर्ली इसको आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली जो हमारा नेक्स्ट बजट है उसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको क्रिटिकली उसको एनालाइज करना है, उसको प्रॉपर्ली समझना है अपने दिमाग के अंदर। आप उसको एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम एजुकेशन के ऊपर अगर देखिए अगर तो इस साल हम अपने बजट को इंक्रीज करते हैं एजुकेशन के ऊपर, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो उससे फायदे क्या क्या होने वाले हैं आप इसको ये चीज नोट कर सकते हैं। बट अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो पैसा है फिर से अगर उतना ही रह जाता है या फिर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो एक्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फिर से हम फेस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें अपॉर्चुनिटीज जो थी इस साल जो हमसे मिस हो जाएंगी, और क्या क्या हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब और क्या क्या चीजें हम आगे कर सकते हैं, इन सब चीजों को आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के रूप में बनाना है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क जो आपको करना है। आई होप आपको दोनों ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।